नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेज एडुटेरिया पर। आज हम बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की यूनिट 2 के पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 3 के अंतर्गत हमने तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा की शुरुआत करी थी, तो आज हम पार्ट 4 के अंतर्गत इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की शुरुआत की थी, ये तो आप जान ही गए होंगे। तो आज हम गबन उपन्यास में पात्र योजना और चरित्र चित्रण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि उपन्यास के तत्व के अंतर्गत हमारा दूसरा तत्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गबन उपन्यास में पात्रों की संख्या हमारे सामने 50 से भी अधिक है, जिसमें प्रमुख पात्र हमारे सामने 10 ही हैं, जिसमें 5 प्रमुख पात्र हमारे सामने पुरुष हैं तथा 5 प्रमुख पात्र हमारे सामने स्त्री हैं। पुरुषों में हमारे सामने रमानाथ, दयानाथ, देवीदीन, रमेश बाबू तथा इंद्रभूषण वकील हमारे सामने आते हैं, और प्रमुख स्त्री पात्रों में हमारे सामने जालपा, रतन, जोहरा, जग्गो तथा जागेश्वरी हमारे सामने आती हैं। अनेक पात्र ऐसे भी हैं जिनकी यद्यपि कोई निजी विशेषता नहीं है, लेकिन प्रमुख कथा विस्तार तथा मूल भाव व प्रस्तुति में ये सहायक सिद्ध हुए हैं। स्थूल रूप से पात्रों को हम 2 वर्ग में बांट सकते हैं, जिसमें एक हमारे सामने होता है वृगत पात्र, दूसरा हमारे सामने होता है व्यक्तिगत पात्र। वृगत पात्र अपने वर्ग के अनुसार ही कार्य करते हैं। उनका जीवन, स्वभाव और कर्म अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत उपन्यास में रमानाथ, दयानाथ, दीनदयाल, इंद्रभूषण वकील, रतन ये सभी वर्गत पात्र हैं। रमानाथ आज के उन युवकों का प्रतिनिधि पात्र है जो अपनी हैसियत से ऊंची कल्पनाएं करते हैं, आर्थिक अभाव को समझते हुए भी आकाश को छूना चाहते हैं और अपने इस प्रयत्न में न केवल स्वयं वर्णन अपने साथ सभी को संकट में डाल देते हैं। दयानाथ निम्न मध्यवर्गीय नौकरी पेशे वाले लोगों की तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं, जो अपनी ईमानदारी पर अडिग रहते हैं। दीनदयाल जमींदार का मुख्तियार है। वह वर्गीय शान, शाही खर्च आदि को यथावत प्रस्तुत करता है। इंद्रभूषण वकील जो रतन का पति है, उच्च वर्गीय लोगों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। रतन उन मध्यवर्गीय महिलाओं की छवि है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने पर भी अनमेल विवाह के अभिशाप को झेलती हैं। हमने वृगत पात्र को जाना, अब हम जानेंगे व्यक्तिगत पात्र को। व्यक्तिगत पात्र चारित्रिक दृष्टि से अनेक विशेषताओं से संपन्न होते हैं। जालपा, देवीदीन, जोहरा इसी श्रेणी के पात्र हैं, जहाँ पर जालपा प्रारंभ में मध्यवर्गीय परिवार की एक साधारण गुणों से संपन्न एक ऐसी महिला है जो आभूषण प्रेम को ही अपने जीवन में सर्वस्व मानती है, किंतु रमानाथ के घर छोड़कर जाने के बाद उसका विशिष्ट व्यक्तित्व उभरकर हमारे सामने आता है। देवीदीन एक मस्त, निर्भीक और विनोदी व्यक्ति है। निम्न वर्ग के व्यक्ति प्राय ऐसे गुणों से युक्त नहीं होते। जोहरा वैश्या वर्ग से जुड़ी होने पर भी भिन्न गुणों से युक्त है और रमानाथ तथा जालपा की सरलता और सादगी से प्रभावित होकर भिन्न रूप प्रदर्शित करती है। अब हमने स्थूल रूप से पात्रों के दोनों वर्ग को जान लिया है। इसके अतिरिक्त पात्रों को अन्य 2 दृष्टियों से भी देखा जा सकता है, जिसमें एक होते हैं स्थिर पात्र, दूसरे होते हैं गतिशील पात्र। जो पात्र आदि से अंत तक एक ही साँचे में ढले हुए प्रतीत होते हैं, वे स्थिर पात्र होते हैं। गतिशील अर्थात जीवन के उतार चढ़ाव के साथ उत्तरोत्तर विकास। इस रूप में ये पात्र सजीव और प्रभावशाली होते हैं। गबन के प्राय अधिकतर पात्र गतिशील हैं। रमानाथ परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ अनेक प्रकार की मानसिकता से गुजरता तो है ही, साथ ही अच्छाई और बुराई के भिन्न पक्षों से भी जुड़ता जाता है। एक समय चंद्रहार के लिए अड़ जाने वाली जालपा भिन्न परिस्थितियों से चंद्रहार को आधे मूल्य पर बेचकर परिवार की मर्यादा बचाती है। एक पैसे को बचाकर रखने वाला दयानाथ अपने पुत्र के विवाह में खुला खर्च करता है। अपने पति को फटकारने वाली जग्गो बाद में उसी के लिए दिन भर दुकानदारी करती है। पुलिस के कहने पर रमानाथ का मन बदलने के लिए प्रयत्नशील जोहरा पहले नृत्य और मदिरा व आधार ग्रहण करती है,
पर बाद में वह स्नेही और सेवामय स्त्री के रूप में दिखाई देती है। मानकी, रामेश्वरी आदि पात्र स्थिर कहे जा सकते हैं। भी ये पात्र थोड़े समय के लिए तो आते हैं, पर जितना समय उपन्यास में रंगमंच पर प्रकट होते हैं इसी रूप में दिखाई देते हैं। प्रेमचंद से पूर्व उपन्यासों में प्राय घटनाओं आदि के चरित्र पर अधिक ध्यान दिया जाता था। प्रेमचंद में पात्रों के चरित्र विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया है। उपन्यास का मूल तत्व मानने वाले प्रेमचंद ने गबन में मानव गुणों और अवगुणों के सजीव चित्र अंकित किए हैं। पात्रों की चारित्रिक विविधताओं को संवादों और घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद ने अधिकांश पात्रों का प्रथम परिचय औपचारिक रीति से दिया है। इसे लेखकीय वर्णन कह सकते हैं। देवीदीन का प्रारंभिक परिचय उसकी रूपाकृति के साथ साथ उसकी चारित्रिक प्रवृत्तियों की ओर भी संकेत करता है। दयानाथ और रमानाथ का स्वभाव परिचय इस रूप में दिया है। दयानाथ बहुत ऊंचे आदर्श का आदमी न होने पर भी रिश्वत को हराम समझता है, जबकि रमानाथ को शतरंज खेलने, सैर सपाटे करने, मित्रों की मदद से विभिन्न फैशन करने के अतिरिक्त कोई कार्य ही नहीं था। उपन्यासकार में पात्रों की शारीरिक चेष्टाएं अथवा अनुभवों की अभिव्यक्ति से भी पात्रों की मानसिकता को प्रस्तुत किया है। सिर हिलाकर, मुस्कुराकर, तीव्र नेत्रों से कातर स्वर में आदि के माध्यम से पात्र की इच्छा, आकांक्षाओं को वर्णित किया है। चंद्रहार न मिलने की स्थिति में जालपा का यह चरित्र बिंबात्मक शैली में प्रस्तुत हुआ है। वह उन्माद की दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी प्रकार रमानाथ का बयान सुनते हुए पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी, दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिया, तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फक कर दिया। लेखक ने पात्रों के अनेक कार्य मनोविज्ञान की मानसिक कार्य पद्धति से संचालित किए हैं। आरोपण यानी आरोप लगाने की प्रवृत्ति रमानाथ, दयानाथ, रतन आदि में है। प्रतिपूर्ति की पद्धति रमा, जालपा और रतन के कार्यों में परिलक्षित होती है। रतन का रमानाथ और जालपा की ओर आकृष्ट होना भी इसी के अंतर्गत आता है। रमानाथ का जालपा को सोने के स्थान पर फूलों के आभूषण पहनाना भी इसी का एक उदाहरण है। दमन की प्रवृत्ति रमानाथ, रतन के जीवन में बहुत गहरी है। पलायन की वृत्ति रमानाथ और रतन में दिखाई पड़ती है। रमानाथ कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाने से मना कर देता है, जबकि उसका मूल कारण पुलिस का भय है। प्रायश्चित परिशोधन की प्रवृत्ति रमानाथ, जालपा, रतन और वकील साहब में विद्यमान है। इस प्रकार गबन का चरित्र चित्रण प्रेमचंदीय शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमने अब पात्र योजना को जाना। अब हम प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण जानेंगे, या फिर कह सकते हैं कि हम उनके चरित्र की विशेषता को जानेंगे, या फिर हम उनके चरित्र के विकास को हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे सामने प्रमुख पात्रों में रमानाथ आता है। रमानाथ गबन उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। समूची कथा वस्तु, सभी पात्र और परिस्थितियाँ इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वह एक साधारण व्यक्ति है जो सामान्य गुणों से संपन्न है। उसमें न तो आदर्शों के लिए कोई आग्रह है और न ही हीन व्यक्तियों की भांति आचारहीनता का संकेत है। इतना अवश्य है कि मध्य वर्ग से संबंध रखने के कारण वह कल्पना के घोड़े दूर दूर तक दौड़ाता है, हवाई किले बनाता है। वह ऐसा कोई उपाय सोचकर निकालना चाहता था जिससे वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम की कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो जालपा को आभूषणों से मढ़ दे। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। लेकिन वह कल्पनाओं के ही लोक में विचरण करता रहता है। ऐसा नहीं है। नौकरी की तलाश में दर दर भटकता है और परिस्थितियों के साथ समझौते करने का प्रयत्न भी करता है। रमानाथ के चरित्र की प्रारंभिक विशेषताओं में महत्वपूर्ण है उसकी फैशन प्रस्ती और स्वच्छंद विचारधारा। उसमें किसी भी समाज, परंपरा या नैतिक मर्यादा के प्रति कोई विशेष आस्था नहीं है। इतना ही नहीं, दोस्तों से उधार मांगकर मौज मस्ती करने में तनिक भी उसे हिचक नहीं है। उसकी फैशन प्रियता का तो यह हाल है कि उसका फैशन का शौक दोस्तों की बदौलत पूरा होता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई में बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में।
10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इतना ही नहीं, विवाह के बाद उसका यह शौक और भी बढ़ गया। वह टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफ़ेद टेनिस शर्ट था, सफ़ेद पतलून, कैनवस का जूता। अपने विवाह में भी उसने दिखावे और नुमाइश को परम आवश्यक मानकर साफ कह दिया कि बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए, और इसलिए उसने अपने लिए पालकी के स्थान पर मोटर पर जोर दिया। आतिशबाजियों, नाच, बाजे गाजे सभी अव्वल दर्जे के रखे गए। नौकरी लगने के बाद जब उसकी ऊपरी आमदनी में बढ़ोतरी होने लगी तो उसके इस शौक में और भी बढ़ोतरी होती गई। पत्नी के साथ घूमने जाना, सिनेमा, खेल तमाशे आदि के शौक में ही सारा पैसा चला जाता था। गबन की घटना के बाद भी जब कलकत्ता में उसे छोटा मोटा काम करके पैसे मिलने लगे थे तो उसकी भोग लालसा और भी प्रचंड हो गई। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। ऐसे ही प्रवृत्ति के कारण वह फिर से धीरे धीरे दुर्भाग्य का शिकार होने लगा। उसके चरित्र में दूसरी विशेषता आती है अहमवादी। अहमवादी होने के कारण रमानाथ अपने जीवन में सदैव अस्थिर ही बना रहा। वह किसी के सामने छोटा बने या उसकी दीनहीन आर्थिक दशा किसी के सम्मुख प्रकट हो, यह उससे कभी सहन नहीं हो पाया था। मित्रों से मांगी गई वस्तुओं के आधार पर ऐश का जीवन जीना उसे प्रिय था। विवाह में आवश्यकता से अधिक धन का खर्च होना भी उसकी इच्छा के अनुकूल ही था। इतना ही नहीं, रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जीत उड़ाई थी। जमींदारी से उससे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए हैं, अब उनका सूद आता है। घर का किराया 5 रुपए था पर रमानाथ ने 15 बताए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपए था, रमानाथ ने 40 बताए थे। डींग मारने के कारण ही वह अनेक मुसीबतों में फंसता है। वकील इंद्रभूषण के सामने अपना महत्व बढ़ाने के लिए कहता है, जी हाँ, ऑफिस में आया हूँ, अभी आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। वस्तुतः इस प्रकार की प्रवृत्ति का शिकार व्यक्ति कभी भी न तो वास्तविकता को स्वीकार कर सकता है और न ही उसकी दूसरों के सामने सच्चाई प्रकट करने की हिम्मत होती है। यही हाल रमानाथ का भी हुआ। वह बाहर के लोगों के सम्मुख ही नहीं, अपने पिता, अपनी पत्नी को भी वास्तविकता न बता सका, और एक दिन जब उसके झूठ की पोल खुली तो वह किसी के सामने आंख उठाने लायक नहीं रहा। प्रदर्शन प्रियता उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न रूप है। विवाह में अधिक खर्च उसकी इसी आदत के कारण हुआ था। 30 रुपए की नौकरी में वह शान बड़े बड़े साहबों जैसी रखता था। रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किया। फटी हुई मैली दरी पर बैठना उसको अपमानजनक जान पड़ा। इसी कारण वह रमेश बाबू के रोष में आकर अच्छी सी मेज और कुर्सी दिलवाने का आग्रह करता है। इतना ही नहीं, वह जालपा से भी इसी भाव की अपेक्षा करता है। रतन के पहली बार निमंत्रित करने पर वह चाहता है कि जालपा कीमती साड़ी और सुंदर घड़ी पहनकर उनके यहाँ जाए। यद्यपि घर का यह हाल है कि गहनों का उद्धार अभी चुकाना भी प्रारंभ नहीं किया था। उसे यह भी सहन नहीं था कि जालपा फटे हाल चाय पार्टी पर जाए। जब वे दोनों रतन को अपने यहाँ बुलाते हैं तब वह मेज, कुर्सियों और चाय के सेट आदि रमेश बाबू के यहाँ से मंगवाकर अपनी शान दिखाने में तनिक भी नहीं झिझकता। मिथ्या गर्व में सदा डूबे रहने वाले और झूठे शान की वृत्ति जिसमें होती है, वे प्राय असत्यवादी और कायर होते हैं। रमानाथ अपने साहबी ठाठ दिखाने के लिए लगातार झूठ बोलता जाता है। विवाह उपरांत जालपा से अपने पिता की जमींदारी होने तथा बैंक में हजारों रुपए होने की बात बिल्कुल असत्य है। उधार के लिए रुपए चुकाने के लिए उसने अनेक उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा न था जो आगे चलकर उसे उलझनों में न डाल देता, दलदल में न फंसा देता। फिर उसके दिमाग में एक कपट चाल ने जन्म लिया। उसने स्वयं गहने चोरी करके चोर चोर की आवाज़ लगाकर बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया।
इसके अतिरिक्त गंगू सर्राफ के पास रतन के रुपए फंस गए तो बार बार सर्राफ के पास रतन से बोलने के अतिरिक्त उसके पास और कोई मार्ग न था। रतन ने जब अपने रुपए वापस लेने के लिए रमानाथ को बार बार कहना शुरू किया तो उसने अपने ऑफिस के रुपयों से उसे शांत करना चाहा। रतन ने जब उन्हें अपना मानकर अपने पास रख लिया तो रमानाथ बुरी तरह फंस गया और घर से भागने के अतिरिक्त उसके पास कोई और मार्ग न रहा। कलकत्ते पहुंचकर उसे देवीदीन को स्वयं के ब्राह्मण होने की बात कही। कलकत्ता में पुलिस को अपना नाम और पता भी गलत बताया क्योंकि उसे भय था कि वह उसके वास्तविक नाम से परिचित होकर उसके गबन के आरोप को भी जान जाएंगी। इस प्रकार रमानाथ स्वयं अपने ही हाथों अपने को लगातार नीचे ही गिराता चला गया और इसी कारण सच्चाई जानने के बाद भी वह पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाया। रमानाथ की दुर्लभ चित्तवृत्ति उसे कभी भी सत्य बोलने के लिए प्रेरित न कर सकी। उसे अपनी भूल सुधारने के अनेक अवसर मिलते हैं लेकिन उसकी दुर्बलता उसे आगे बढ़ने से रोक देती थी। न जाने किन भयंकर परिणामों को झेलना पड़ेगा, यह सोचकर कभी भी चाहकर वह सत्य नहीं बोल पाया। एक आशंका अनेक आपत्तियों की जननी होती है और इस आशंका के कारण ही साहस की कमी हो जाती है। गहनों की चोरी का निश्चय करके जब वह जालपा के पास जाता है तो उसके मन में विचार उठता है कि मैं एक बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? इतना ही नहीं, उसकी साहसहीनता का ही यह परिणाम होता है कि वह 3 बार अपना बयान बदलने से रोक लेता है। यहाँ तक कि जब उसे पता चलता है कि उस पर अब किसी भी गबन का आरोप नहीं है, फिर भी धोखाधड़ी के दंड के भय से वह बयान नहीं बदल पाता। अंत में भी वह जालपा के ही प्रयत्नों से इस भय के जाल को काट पाता है। रमानाथ एक साधारण मानव है, उसमें बुराइयां हैं, वहाँ उसमें ऐसे अनेक गुण भी हैं जो उसके चरित्र के उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। ये क्या? इतना तो स्पष्ट है कि उसने जो कुछ भी अनुचित व्यवहार किया था केवल अपने लाभ के लिए किया था, किसी को सताने, ठगने या लूटने के लिए नहीं। इस दृष्टि से देखने पर उसके चरित्र की अच्छाइयों को भी जाना जा सकता है। रमानाथ एक निश्चल प्रेमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। या यूँ कहें कि पत्नी के प्रति प्रेम की अधिकता ही उसे अनेक बार सीमा से अधिक खर्च करने के लिए विवश करती है। गहनों की चोरी करने से पहले जब वह जालपा के पास जाता है तो उसके मासूम व्यवहार से उसके मन में कचोट उठती है। जालपा से अलग रहने की कल्पना से भी वह काँप उठता है। घर से भागने के विचार के साथ उसके मन में यह कसक भी उठती है, जालपा किसकी होकर रहेगी, उसकी रक्षा कौन करेगा। कलकत्ता में भी पुलिस की गाड़ी में से जालपा की एक झलक पाकर उसके मन में प्रेम का तीव्र ज्वार उठता है और वह किसी भी बाधा को पार करके उससे मिलने के लिए विकल हो उठता है। स्वाभिमानी होना रमानाथ के चरित्र का उदात्त पक्ष है। वह प्रारंभ से ही अपने प्रति किसी की दया या सहानुभूति को स्वीकार नहीं कर पाता। अपने मित्रों से भले ही वस्तुएं मांगकर पहनने का उसे शौक रहा हो, लेकिन नौकरी के लिए वह किसी से कुछ नहीं कह पाता। कलकत्ते में वह बहुत अधिक शीत से जब बहुत परेशान था तो एक स्थल पर किसी सेठ के द्वारा कंबल बांटे जाने की स्थिति में वह चाहकर भी कंबल न ले पाया, क्योंकि इस प्रकार भिखारियों के बीच खड़े होकर दान लेना उसके अहम को आहत कर रहा था। ऐसे में मुनीम ने उसके भाव को समझकर उसे ब्राह्मण मानते हुए आदरपूर्वक अच्छा कंबल दिया, तो भी उसकी विकलता शांत नहीं हुई। प्रायश्चित की भावना व्यक्ति के सभी दुर्कृत्यों को दूर कर देती है। रमानाथ में भले ही कितनी कमियां क्यों न हो, जब वह प्रायश्चित के भाव से भर उठता है तो उसका चरित्र पवित्र हो जाता है। गैर कानूनी काम करते हुए रमानाथ की आंखों में आंसू तो न निकले थे, पर उसका रोम रोम रो रहा था। जालपा को वास्तविकता न बता सकने की स्थिति में वह सोचता है, ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। अगर मैं निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। गवाही न बदल पाने की दुर्बल चित्तवृत्ति में वह अपनी कमजोरी, अपनी स्वार्थ लोलुपता और कायरता पर बहुत पछताता है।
अंततः सभी के सम्मुख जब अपने अपराध बोध को स्वीकार करके क्षमा मांगता है तो उसका चरित्र पूर्णतः निर्मल और पवित्र हो जाता है। ये रमानाथ हमारा प्रमुख पात्र था, तो हमने रमानाथ के बारे में, उसके चरित्र के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। दूसरा प्रमुख पात्र हमारे सामने जालपा का आता है। जालपा गबन उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है। उसका प्रारंभिक परिचय एक ऐसी बालिका के रूप में है जो बड़ी बड़ी आंखों वाली है, बालिकाओं में विद्यमान सामान्य वृत्ति से अलग भावनाओं से संपन्न है। वह रमानाथ की पत्नी है और उसकी सत्य प्रेरणा का स्रोत भी है। उपन्यास की सभी प्रमुख घटनाओं से जुड़े होने के कारण तथा मूल संवेदना की धुरी होने के कारण उसे उपन्यास की नायिका कहा जा सकता है। जालपा का प्रारंभ में परिचय जो मिलता है उसमें वह आभूषण प्रिय नारी है। वह अल्पायु में ही बिसाती से चंद्रहार खरीदने की इच्छा को व्यक्त करती है, लेकिन ससुराल से चंद्रहार न मिलने की स्थिति में उस पर मानो वज्रपात होता है। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि वह अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। इस आभूषण मंडित संसार में जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था, क्योंकि जब वह 3 वर्ष की थी उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी भी जब उसे गोद में खिलाती तो गहनों की चर्चा ज्यादातर होती। विवाह के बाद जब उसे आशा के विपरीत भिन्न वातावरण और इच्छा अनुसार चंद्रहार नहीं मिला तो उसके स्वभाव में कटुता आना स्वाभाविक ही था। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उसका संसार ही उजड़ गया हो। उसकी इसी बात से परेशान होकर रमानाथ जैसे तैसे करके ही जुगाड़ करता रहा। इसी कारण उसे एक के बाद एक ऐसे कार्य करने पड़े कि बात गबन तक पहुंच गई। यूं जालपा एक सरल स्वभाव वाली युवती है। किसी भी प्रकार का छल कपट मन में न होने के कारण वह रमानाथ की प्रत्येक बात पर विश्वास कर लेती है। रमानाथ के पिता की जमींदारी की बात हो या बैंक में रखे रुपयों की, गहनों की चोरी का प्रसंग हो अथवा रतन के कंगन बनवाने की बात, वह हर बात को सहज रूप में ही लेती है। संदेह का कोई कारण ही उसे नहीं दिखाई देता। वह रमानाथ के द्वारा उसके ऑफिस से लाए गए रुपए बिना गिने ही रतन को दे देती है। इसकी सरलता सभी पात्रों को अभिभूत कर देती है। वह अपनी इसी निष्कपट वृत्ति और कोमल स्वभाव के कारण महिला समाज में आकर्षण का केंद्र बन जाती है। रमानाथ अनुभव करता है जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्वक हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। वाक्पटुता जालपा की ही एक बहुत बड़ी विशेषता है। इस दृष्टि से वह सदा ही प्रभावशालिनी रही है। तभी पहली बार में ही रतन उससे कहती है, न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपने भाग्य को सराहते होंगे। रमानाथ भी कभी उसकी बात को नकार नहीं सकता। वह इच्छा होते हुए भी रमानाथ से कभी सीधे आभूषणों के लिए नहीं कहती, पर अवसर आने पर उसे अपने भाव का संकेत अवश्य दे देती है। मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूँ जो गहनों पर जान देती हैं। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। यहाँ प्रकारांतर से वह रमानाथ को जल्दी गहने बनवा लाने का ही अनुरोध है। इसी प्रकार चरणदास जब गहने लेकर आता है तो जालपा कुशलता से कंगन और रिंग के दाम कम करवा लेती है, जबकि रमानाथ सोचता ही रह जाता है। रतन को जब कंगन बेचने पड़े तो उसे यह आभास करा देती है कि यानी जालपा रतन को दोस्ती के नाते कंगन बेच रही है, जबकि रुपयों के लिए यह सौदा करना उसकी व्यवस्था थी। जब रमानाथ पुलिस की मार से तंग आकर झूठी गवाही देने को तैयार हो जाता है तब उन्हीं की दी गई मोटर में जग्गो के पास आता है। तब जालपा गुस्से से भड़कती हुई कहती है, झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यवहार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मैं औरत हूँ। अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे, अगर मैं उसे न मार सकूं तो अपनी गर्दन पर छुरी चला दूंगी। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं है? यद्यपि वह जानती है कि उसकी तीखी बातें रमानाथ के हृदय को छलनी कर देगी, लेकिन इसके माध्यम से वह उसे झकझोर देना चाहती थी ताकि उसका सोया हुआ अहम जागृत हो, और वह अपने इस भाव में सफल भी होती है। अंततः रमानाथ की बुद्धि पर पड़ा हुआ पर्दा जालपा के क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाता है
और वह सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। यद्यपि जालपा में अनेक नारी सुलभ कमियां हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह एक साधारण नारी नहीं है। वह एक बुद्धिमती नारी है जो संकट पड़ने पर सदैव स्थिति को संभालने में सफल रही है। प्रारंभ में वह गहनों के लिए आग्रह करती है तो उसका कारण यह है कि रमानाथ ने उसे बताया था कि उसके पास बैंक में बहुत पैसे हैं। पर जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तो वह रमानाथ को बहुत फटकारती है। नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ लेने को न कहूँगी। रमानाथ के पिता से और पत्नी से झूठ बोलने पर वह उसे समझाती है, आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। रमानाथ उसके सौंदर्य और विचारशीलता पर इतना मुग्ध था कि उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उचित अनुचित का भी विचार नहीं करता। जालपा का प्रारंभिक रूप पूरी तरह से वृगत है, पर जैसे जैसे परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं वह एक भिन्न, एक आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत होती है। इस रूप में वह विशिष्ट पात्र बन जाती है। पहले जहां आभूषणों के प्रति अत्यधिक आकर्षण के कारण वह अनेक प्रकार से रूढ़ मनोबल की स्थिति उत्पन्न करती है, वहीं वह स्थिति की गंभीरता को समझकर अपने आभूषण, विशेषकर वे कंगन जिन पर बहुत जान छिड़कती थी, रतन को आधे दामों में बेच देती है। जालपा के आदर्श रूप के सम्मुख रतन भी नतमस्तक हो उठती है। रमानाथ के घर से भाग जाने के बाद की स्थितियों में उसका जो निखरा रूप प्रस्तुत हुआ है निश्चय ही अनुकरणीय है। रमानाथ जैसा भी हो उसका पति है और उसे जैसे भी हो सुधारना उसका कर्तव्य है। यह मानकर उसे कभी सीधे कभी कटाक्ष बाणों से भेद कर उसकी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास करती है। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो आदि ऐसे तीखे वाक्यों से उसे झंझोड़ने का भरसक प्रयास करती है। इतना ही नहीं, पति की झूठी गवाही के कारण फांसी का दंड पाने पर निर्दोष दिनेश के परिवार में सेवा का पूरा भार अपने ऊपर ले लेती है। इस प्रकार आत्म संयम और कुशलता से वह बिगड़ी हुई बात को संभालने में सफल होती है। रमानाथ से कहा गया उसका यह संवाद उसके मन को प्रतिबिंबित करता है। मेरी सभी अभिलाषाएं जो कि त्यों हैं, पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, सदुपयोग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना, लेकिन नीयत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1,00,000 बिलाओ तो मैं ठुकरा दूंगी। इस रूप में जालपा का चरित्र प्रेमचंद के आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का सटीक उदाहरण है। हमने जालपा के चरित्र की विशेषताओं को जाना और यह भी जाना कि उसके चरित्र में धीरे धीरे कैसे विकास होता है। हमने जालपा और रमानाथ के चरित्र की विशेषताओं को जाना और उनके चरित्र में धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, इसके बारे में हमने जाना। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसलिए आगे अन्य पात्रों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।